चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज देखते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। क्या ऑडिट प्रोसीजर नहीं है ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस? तो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं है ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस इंक्लूड, ऑडिट एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आती है? तो इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो आता है। बोथ द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरलाइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द अदर इन्फॉर्मेशंस, ये अदर इन्फॉर्मेशंस थर्ड के अंदर। फोर्थ के अंदर इन्फॉर्मेशंस कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरलाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द अदर इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आती है, जो भी इन्फॉर्मेशन कंटेंट की गई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशंस के अंदर, वो दोनों के दोनों यहाँ पर किसके अंदर आती है? ऑडिट एविडेंस के अंदर आती है। ऑडिटर कंप्रेस्ड gross profit ratios with that of the previous year, and it is discovered that there has been the fall in the ratio। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कंपेयर किया जा रहा है प्रीवियस ईयर के साथ, और यहाँ पर पता लग रहा है कि फॉल हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सा एग्जाम्पल है? तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का ये एग्जाम्पल है। Audit evidence is necessary to support the auditor's opinion and the report. It is the dash in the natures and is primarily obtained from the audit procedures performed during the course of an audit। ये कौन सी है? ये क्यूमुलेटिव नेचर्स के अंदर है, मतलब जो भी ऑडिट एविडेंस नेसेसरी होता है ऑडिटर के ओपिनियन के अंदर और उसके रिपोर्ट के अंदर, वो कैसा होता है? क्यूमुलेटिव नेचर के अंदर होता है। उसके बाद देखते हैं इन सम केसेस द एब्सेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशंस, मतलब इन्फॉर्मेशन ना मिलना। एग्जाम्पल के तौर पर मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, ऐसा बोल रहा है अगर, तो ये यूज्ड किया जा सकता है ऑडिटर के द्वारा एंड देयरफॉर आल्सो कंस्टिट्यूट एज एन, इसको क्या तौर पे ऑडिटर यूज़ कर सकता है? ऑडिट एविडेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकता है। जो जॉन एंड एसोसिएट is a partnership firm of the chartered accountants. Mr. Joe, one of its partner of the Joe, John and Associate, while explaining his audit team member, जब ये एक्सप्लेन कर रहा था उसके ऑडिट टीम मेंबर्स को importance of the audit evidence, informed them about the sufficiency and appropriateness of the audit evidence। वो क्या बता रहा है कि क्यों ज़रूरी है sufficient and appropriate audit evidence लेना। ये जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, दोनों दो चीज़ें यहाँ पर आती है। डैश मे बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। किसके बेसिस पे ऑडिटर अपना कंक्लूजन देता है? इट इंक्लूड बोथ, इसके अंदर दोनों आता है। इन्फॉर्मेशन जो भी कंटेन की गई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द अदर इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर ऑडिट एविडेंस के तौर पे, मतलब ऑडिट एविडेंस को यूज़ करते हुए ऑडिटर अपना ओपिनियन को क्या, अपना कंक्लूजन तक पहुंचता है और अपना ओपिनियन देता है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज ऑफ द XYZ लिमिटेड रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू द डेटर्स एंड द ऑडिटर शुड, अगर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है, अगर वो ऑडिटर को बोलती है कि हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आपको नहीं देंगे डिटेल्स के रिलेशंस में, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? तो कंसिडर द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर द रिफ्यूजल एंड असेस इट्स वैलिडिटी एंड डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को कि आप क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हो, हमको बताइए। एंड उसके बेसिस पे अगर वो असेस कर लेता है कि हाँ वैलिड ग्राउंड है, वैलिडिटी है, तो फिर वो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर्स का उसके हिसाब से करेगा। C.A. Raman instructed his article Raju to verify whether the employees benefit expense prep limited का fairly allocated किया गया है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर incurred in the production activities and general expense, which of the following assertion is being addressed by the instructions। वो क्या बोल रहा है कि राजू को बोल रहा है वो कि आप देखिए कि एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस को प्रॉपरली बाइफरकेट किया गया है ना प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड जनरल एक्सपेंस के अंदर। तो ये क्या कौन से असल्शंस के अंदर आता है? तो कंप्लीटनेस में आता है प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, मेजरमेंट या तो अकरेंस। तो यहाँ पर क्या है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स के अंदर ये आता है। इन रैंडम सैम्पलिंग ईच आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हर आइटम्स जो पॉपुलेशन के अंदर होती है उसका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। इफ़ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, द ऑडिटर शैल, अगर ऑडिटर के पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है
किसका, ओपनिंग बैलेंस को लेकर। तो ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन या तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन, जो भी उसको सही लगता है उसके हिसाब से वो ऐसे 705 के हिसाब से वो दे देगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे 500 पीस डील्स विद द ऑडिटर्स यूज्ड ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर एज, 500 पीस के हिसाब से ऑडिटर कैसे यूज़ करता है एनालिटिकल प्रोसीजर को। एंड एज द प्रोसीजर्स नियर द एंड ऑफ द ऑडिट द असिस्ट ऑफ द ऑडिटर व्हेन परफॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी लगाता है ऑडिटर असिस्ट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए ओवरऑल कंक्लूशंस, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लगाई जाती है। डैश इज द कंपैरिजन्स ऑफ द करंट डेटा विद द प्रीवियस पीरियड बैलेंस। जब हम लोग करंट डेटा को प्रीवियस पीरियड बैलेंस के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं हम इसको। स्टेटमेंट 1, कन्फर्मेशंस एज वेल एज द अंडरलाइंग लेटर्स शुड बी गिवन या तो रिटर्न टू द ऑडिटर एंड नॉट टू द क्लाइंट। कन्फर्मेशन एज वेल एज अंडरलाइंग लेटर जो होता है वो दिया जाता है और लिया जाता है ऑडिटर के द्वारा, ना कि क्लाइंट के द्वारा। स्टेटमेंट 2, व्हेन नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, जब कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं होता विद रेफरेंस टू द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजी थी उसका कोई रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है, तो ऑडिटर क्या करता है, परफॉर्म करता है अल्टरनेटिव प्रोसीजर रिगार्डिंग द बैलेंसेस। तो फिर ऑडिटर अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाता है बैलेंसेस चेक करने के लिए। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कन्फर्मेशन जो होता है अगर वो अनडिलीवर लेटर होता है तो उसको गिवन या तो रिटर्न किया जाता है ऑडिटर को ही, ना कि क्लाइंट को। और जो अगर रिसीव नहीं होता रिप्लाई एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस का, तो ऑडिटर परफॉर्म करता है अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को रिगार्डिंग द बैलेंसेस, बैलेंस चेक करने के लिए। आ रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टीज रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्रीड। कन्फर्मिंग पार्टी जो है वो कब रिस्पॉन्ड करेगी डायरेक्टली ऑडिटर को, जब वो डिसएग्री करता है विद द इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। तो ये कौन सी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट हो गई, तो ये नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट हो गई, जहाँ पर डिसएग्रीमेंट होता है तब रिप्लाई किया जाता है। डिसएग्रीमेंट विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर साइंटिफिक, क्या ज़्यादा साइंटिफिक है, तो स्टेटिस्टिकल करते हैं वो ज़्यादा साइंटिफिक होता है, मतलब सैम्पलिंग की बात की जा रही है। द ऑडिटर shall design and perform the audit procedure in accordance to identify the litigations and the claim involving the entities which may give the rise to the risk of the material misstatements। Auditor जो है वो डिज़ाइन एंड परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स आइडेंटिफाइड करने के लिए लिटिगेशंस एंड क्लेम्स को, जिसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है एंटिटी को जो राइज करता है रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, तो इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड वेल द एप्लीकेबल द अदर विद इन द एंटिटीज़। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, जो भी एंटिटीज़ है उनसे इंक्वायरी करो। इंक्लूड द इन हाउस लीगल काउंसिल, इन हाउस लीगल काउंसिल मतलब वहाँ पर बैठे जो लॉयर्स हैं कंपनी के अंदर, उनसे इंक्वायरी करो। रिव्यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ दोज चार्ज विद द गवर्नेंस एंड करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो कंडक्ट की गई थी दोज चार्ज विद द गवर्नेंस के साथ, एंड जो करस्पॉन्डेंस किया गया था किसके, एंटिटी के द्वारा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल्स के द्वारा, काउंसिल के पास, मतलब जो लॉयर मॉयर थे एक्सटर्नल के अंदर जो बैठे हुए थे उनसे जो भी करस्पॉन्डेंस किया गया वो सब चेक करो। रिव्यूइंग द लीगल एक्सपेंस अकाउंट, लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स देखो कि कितना लीगल एक्सपेंस किया गया है कंपनी के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी के सारी चीज़ें आती है। Statement 1, audit procedure consists of the risk assessment procedures and the other audit procedure। audit procedures के अंदर risk assessment procedure and other procedures आती है। Statement 2, substantive procedure consists of the test of the details and the analytical procedure। substantive procedures के अंदर test of the details and analytical procedure आती है। दोनों के दोनों correct statement है। Which of the following audit testing method give the least ऑडिट एविडेंस, कौन सा हमको सबसे कम ऑडिट एविडेंस देता है मेथड में से, तो इंक्वायरी जो है उसमें से हमको सबसे लीस्ट ऑडिट एविडेंस मिलता है। विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है एनालिटिकल प्रोसीजर का जो कि यूज़ किया जाता है इन द ओवरऑल रिव्यू स्टेज ऑफ एन ऑडिट। जब हम लोग रिव्यू स्टेज पे होते हैं ऑडिट के, जब कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई जाती है उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स रहता है, तो हेल्प करता है to corroborate the conclusion drawn from the individual components of the financial statements। ये हेल्प करता है corroborative conclusions के अंदर, मतलब corroborative मतलब मैचिंग होता हुआ, नियर टू मतलब जो एविडेंस मिला है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। ड्रॉन फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उससे मैच कर रहा है।
मतलब उसके हिसाब से ही प्रिपेयर किया गया है ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है? ट्रेसिंग ऑफ द परचेज रिकर्ड इन द परचेज बुक टू परचेज इन्वॉइसेस, मतलब ट्रेस करना कि परचेज जो भी किया गया है उसको किससे, परचेस बुक से मैच करना एंड परचेस इन्वॉइस से मैच करना, जो भी परचेस रिकॉर्ड किया गया है उसको परचेस बुक्स एंड परचेस इन्वॉइस से मैच करना, ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स में नहीं आता। बाकी आप कंपेयरिंग एग्रीगेटेड वेजेस पेड टू द नंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब जितना एग्रीगेटेड वेजेस पेड किया गया है उसको अगर हम लोग नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किया जा रहा है, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर में आता है। कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड, ये भी आता है। ऑल ऑफ दी आइटम्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आती है, तो नहीं, उसके अंदर से जो ट्रेसिंग जो है परचेस इनकर्ड एंड द परचेस बुक्स टू द परचेस इनवॉइसेस, ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स में नहीं आता। व्हेन द सिग्निफिकेंट रिस्क हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, देन जब ऑडिटर को ज़्यादा रिस्क लगता है, रिस्क लगता है, तब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन सोनली फ्रॉम द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज सफिशिएंट। जो भी ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन कर रहा है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के, वो इनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन सोनली फ्रॉम द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज़ अनलाइकली टू बी सफिशिएंट। जो भी ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन कर रहा है सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के, वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। ऑडिटर विल परफॉर्म द टेस्ट ऑफ द डिटेल ऑल्सो, ऑडिटर को टेस्ट ऑफ द डिटेल्स भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दोनों आंसर 2 एंड आंसर 3 दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आंसर 4, जहाँ पे लिखा है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेटमेंट 1, अ रेस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कन्फर्म्ड एंड द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कन्फर्मिंग पार्टी इज अ नेगेटिव कन्फर्मेशन। जो रेस्पॉन्स इंडिकेट किया जाता है, रिस्पॉन्स के अंदर जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो डिफरेंस है, इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वेस्ट की गई थी कंफर्म करने के लिए एंड जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई है पार्टी के पास से, तो वो उसको हम लोग नेगेटिव कन्फर्मेशंस बोलते हैं। अ फेलियर ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुल्ली रिस्पॉन्स टू द पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और कन्फर्मिंग द रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर इज एन एक्सेप्शन। जो फेलियर होता है कन्फर्मिंग पार्टी का रिस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब कन्फर्मिंग पार्टी ने रिस्पॉन्स किया ही नहीं है, या तो फुल्ली रिस्पॉन्स नहीं किया या तो पार्टली रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होती है। और जो कन्फर्मेशन अगर रिटर्न हो जाती है, कन्फर्मेशंस रिक्वेस्ट रिटर्न, अगर कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड हो जाती है, वैसा कोई एक्सेप्शंस का सिचुएशंस भी इसके अंदर दिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो बोथ 1 एंड 2 दोनों जो दिए गए हैं दोनों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रेस्पॉन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया था कि रेस्पॉन्स दैट इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कन्फर्म्ड एंड द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कन्फर्मिंग पार्टी इज अ नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, ये नहीं आता, यहाँ पर पॉजिटिव में आता है। अ फेलियर ऑफ द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड और फुल्ली रिस्पॉन्स टू द पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर इज एन एक्सेप्शन, ये नेगेटिव में आता है। वेयर आर द एनालिटिकल प्रोसीजर, व्हाट आर द एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होता है? तो सब्सटेंटिव टेस्ट डिजाइन टू असेस द कंट्रोल रिस्क, सब्सटेंटिव टेस्ट डिजाइन टू इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, सब्सटेंटिव टेस्ट डिजाइन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा ही हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर देखते हैं सब्सटेंटिव टेस्ट लगा के, तो ये आंसर आएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज फॉर द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स। सैम्पल साइज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? द टॉलरेबल एरर्स एंड एक्सपेक्टेड एरर्स दोनों को कंसिडर करते हुए, तो आंसर क्या आएगा? 4, बोथ बी एंड सी। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग की नीचे दी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स है। रैंडम सिलेक्शन, यूज़ ऑफ द प्रोबेबिलिटी थियरी, दोनों आता है, बोथ ए एंड बी, मतलब यहाँ पर हम लोग रैंडम सिलेक्शन भी करते हैं और प्रोबेबिलिटी थियरी भी लगाते हैं यहाँ पर। द बेसिक एजम्पशंस अंडरलाइंग द यूज़ ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या बेसिक एजम्पशन होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करने के लिए? रिलेशनशिप अमंग द डेटा एग्जिस्ट एंड द कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ नोन कंडीशंस टू द कॉन्ट्रारी, रिलेशनशिप जो होता है एग्जिस्टिंग डेटा के साथ एंड कंटिन्यूस एब्सेंस ऑफ नोन कंडीशंस, और जो एब्सेंस होती है नोन कंडीशंस की, मतलब पता होती है कंडीशंस ये है तो उसकी नोन होती है, मतलब कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, वैसे कोई कंडीशन से होती है जिससे जो की नहीं गई होती है, तो उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? रिस्क ऑफ द मल्टीपल स्टेटमेंट्स पता लगा सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रारी होती है, मतलब कि वेजेस को मल्टीप्लाई कर दिया ना टोटल नंबर्स ऑफ दी वर्कर्स से, तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कितना होना चाहिए एक्सपेंस। तो यहाँ पर रिलेशनशिप डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता है
मतलब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का, एंड अगर वो कंटिन्यू रहता है इन एब्सेंस ऑफ नोन कंडीशंस टू द कॉन्ट्रारी, अगर कुछ कॉन्ट्रारी चीज़ें होती है तो वो यहाँ से पकड़ में आ जाती है। अप्लाइंग डैश गिव्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस वाइल यूजिंग द ऑडिट टेस्टिंग मेथड। अप्लाइंग डैश, क्या अप्लाई करते हुए हमको मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल सकता है, जब हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम लोग ऑडिट टेस्टिंग मेथड लगा रहे होते हैं। तो इंक्वायरी के साथ अगर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं तो हमको मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिलता है। Question number 9. Statement 1. Analytical procedure are more useful while conducting the audit and at the completions phase and are no useful as a planning stage. तो ये तो गलत हो गया, प्लानिंग स्टेज में भी उसको यूज़ किया जाता है। In the planning stage, the audit procedure assists the auditor in understanding the client business and identified the areas of the potential risk. प्लानिंग स्टेज के अंदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के ऑडिटर क्या देखता है, अंडरस्टैंड करता है कि क्लाइंट का बिजनेस कैसा है और आइडेंटिफाइड करता है कि कौन से एरियाज़ के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है, पोटेंशियल रिस्क होता है, मतलब यहाँ पर रिस्क हो सकता है, ऐसा वो कहाँ वो देखता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या है, फोर ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट है। टॉलरेबल एरर्स इज द मैक्सिमम मॉनिटरी एरर्स दैट द ऑडिटर इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट in the populations and still conclude that the audit objectives has been achieved is directly related to। ये टॉलरेबल एरर्स जो है जिसके अंदर मैक्सिमम मॉनिटरी एरर्स जो होती है, ऑडिटर टॉलरेबल एरर्स का मतलब क्या है कि ऑडिटर की इतनी क्षमता झेलने की एरर्स, इसको प्रिपेयर किया जाता है एक्सेप्ट करने के लिए पॉपुलेशंस, एक्सेप्ट इन द पॉपुलेशन, मतलब ये कहाँ से देखा जाता है, पॉपुलेशंस में से देखा जाता है। एंड स्टिल कंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैज़ बीन अचीव्ड, और इससे ही हमको पता लगती है कि क्या हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुआ या नहीं। इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट होगी, तो मटीरियलिटी से ये रिलेट होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉलरेबल एरर एंड द सैम्पल साइज इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग टॉलरेट करेंगे उतना हमारा सैम्पल साइज़ क्या होगा, कम रखेंगे, तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और जितना हमारा टॉलरेबल एरर्स हमारा कम होगा उतना हमारा सैम्पल साइज़ कितना होगा, ज़्यादा होगा, मतलब सैम्पल साइज़ बढ़ जाएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली मोर एप्लीकेबल टू, जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होती है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होती है किसके लिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रिडिक्टेबल ओवर द टाइम बोथ ए एंड बी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन जो प्रिडिक्टिव होता है ओवर टाइम, दोनों के लिए यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई जाती है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। As the number of the transactions of the WY limited for the financial year 18-19 where in the very large numbers the auditor of the WY limited decide कर रहा है कि वो use करेगा techniques of the audit sampling before selecting the sample from the repairs and the maintenance expenses। The auditor of the WY wishes to enter the data of the repairs and the maintenance expenses of the WY limited for the financial year 21-22 should have the 3 characteristics। ये 3 characteristics कौन सी होगी, यहाँ पर क्या था, जो नंबर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स WY के थे 18-19 के, वो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स के अंदर थे। तो इसलिए ऑडिटर ने क्या बोला कि हम लोग टेक्निक्स लगाएंगे ऑडिट सैम्पलिंग, मतलब वो ऑडिट सैम्पलिंग करेगा इसके अंदर। बिफोर सिलेक्टिंग द सैम्पल, सैम्पल को सिलेक्ट करने से पहले, जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस में से वो सैम्पल ले रहा था उसको सिलेक्ट करने से पहले ऑडिटर जो है वो एंटायर डेटा जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस का है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, उसको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से चेक कर रहा है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, तो अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी। अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए तभी आप ऑडिट सैम्पलिंग को लगाते हो। मतलब जो डेटा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, डेटा कंप्लीट होना चाहिए और डेटा रिलायबल होना चाहिए।